अस्सलाम वालेकुम। कल हमने डिफरेंशिएशन देखी थी, आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट भी कहते हैं, यानी कि एंटी डेरिवेटिव। ये हमारे पास एंटी डेरिवेटिव। असल में हम क्या कर रहे हैं, हम जो फंक्शन हमने पहले डिफरेंशिएट करके हमने आंसर लिया था, अब हम उन आंसर को इंटीग्रेट करके दोबारा फंक्शन ला रहे हैं। ये हमारा फंक्शन था, इसको हमने किया था डी बाई डी एक्स, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस ए को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमारे पास दोबारा वो फंक्शन आ रहा है। इसमें लिमिट्स हमारे पास होती हैं ए से बी तक, जो हमें गिवन लिमिट्स होंगी उसके दरमियान हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास दोबारा वो फंक्शन आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन है, ये हमारे पास dx है। इसको आप ऐसे ही देखें तो ये हमारे पास यहाँ पर dx यहाँ पर आ गया, और ये d हटाने के लिए हम दोनों साइड पे इंटीग्रेशन, ये जो साइन है ये हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन है, इसको इंटेग्रेंट कहते हैं। और ये a और b हमारे पास अपर लिमिट है और a हमारे पास लोअर लिमिट है। तो अगर आपने ये पहले पढ़ा है तो हमने पहले देखा था कि जो डिफरेंशिएशन है वो हमारे पास स्लोप थी। तो अब ये जो इंटीग्रेशन है, ये हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं उसकी लिमिट्स के दरमियान, तो ये हमें जो है उसका बेसिकली एरिया बताता है। हमें ग्राफ कोई भी होगा उसके अंडर एरिया जो है वो हमें उस फंक्शन को इंटीग्रेट करके अपर लिमिट से लोअर लिमिट, जैसे कि अगर ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे पास ऐसे ग्राफ है, और ये हमारे पास जो है, अब इसके जो इनक्लोज्ड एरिया है हमारे पास, ये हमारे पास कोई भी फंक्शन है f ऑफ x, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये a है ये b है, a और b के दरमियान, तो हमें ये सारा शेडेड एरिया बताएगा। अब ये हमारे पास मैथ्स की जो इक्वेशन है ये फिजिक्स में बहुत यूज होती है, हमारे पास डेरिवेटिव्स भी बहुत यूज होते हैं और इंटीग्रेशन मतलब इंटेग्रेंट भी यूज होते हैं। तो ये हमें, अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये हमें ग्राफ के अंडर एरिया बताती है। डेरिवेटिव हमें क्या बताता था, एक पॉइंट पे स्लोप बताता था। ये हम पूरे फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास उस फंक्शन के अंडर एरिया बताएगा। ऑब्वियसली डेरिवेटिव में हम, क्योंकि फंक्शन को डेरिवेट करके फिर उसमें कोई एक पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट जिस पे हमने ये फाइंड करना है, इसको हम सी कह लें, तो वो हम डेरिवेटिव के अंदर सी डालेंगे तो हमें उस सी पॉइंट की स्लोप आएगी। यहां हम पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dx, ये हम a से b तक कर रहे हैं, तो ये हमें एरिया देगा ये पूरे फंक्शन का। अब अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले सारे फॉर्मूले जो हमने कल देखे थे या जो आपने पहले पढ़े हुए हैं वो अगर याद हो, तो बेसिकली अब उनका सेम हम उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब जैसे अगर हमने देखा था a की पावर n था, इसको हम डिफरेंशिएट जब करते थे हम क्या करते थे, n मल्टीप्लाई हुआ और ऊपर से n माइनस हुआ, ये हमारे पास d बाई डी एन था। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू n, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम पावर माइनस कर रहे थे, अब हम पावर ऐड कर रहे हैं। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ये तो जो बेसिक फॉर्मूला ये आपने पढ़ा होगा कि हम पावर में एक ऐड करते हैं फिर उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट करने का तरीका है। पावर में एक ऐड किया और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दी। जैसे अगर हम देखें एक्स क्यूब प्लस 3x है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है, तो 3 में 1 ऐड हुआ, x की पावर 4 ओवर 4 प्लस 3 x की पावर 2 ओवर 2, और ये हमारे पास फंक्शन हो गया। अब इंटीग्रेशन में जो एक एडिशनल चीज है आप देखें कि हमारे पास फंक्शन था, उसको हम कह रहे हैं कि कोई भी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x हम कह रहे हैं f ऑफ x, प्लस हमारे पास कोई कांस्टेंट था। ठीक हो गया। इसको जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने देखा है कि 0 आता है, तो ये हमारे पास सिंपल इसका ही डेरिवेटिव आ गया।
लेकिन अब जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो दोबारा ये फंक्शन बनना चाहिए। इसको जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास जो फंक्शन है वो दोबारा इस फॉर्म में आना चाहिए, वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस सी की फॉर्म में आना चाहिए। इसलिए जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं कोई भी फंक्शन तो साथ हम एक कांस्टेंट जरूर ऐड करते हैं। कोई भी फंक्शन आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो साथ आपने ये कांस्टेंट जरूर डाला। अब इस कांस्टेंट की हम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। हमें कोई अगर इनिशियल कंडीशन गिवन हो या हमें उसने पहले से ही बताया हो, अगर वर्ड प्रॉब्लम में उन्होंने पहले से बताया कि फील्ड है कि नहीं, क्योंकि ये वॉल्यूम और एरिया के टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो ये सी आपको बाद में फाइंड करना पड़ता है। इसकी अब कोई भी वैल्यू हो सकती है, सी हमारा 1 2 9 कोई भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली इसमें एक्स नहीं होगा, सी में एक्स नहीं होगा। अगर एक्स होता तो वो हमारे पास फंक्शन में ही होता। तो ये हमारे पास कोई भी नंबर कांस्टेंट है, ये हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल है, ये हमारे पास कोई भी नंबर होगा, तो ये हमने हमेशा ऐड करना है। अब जैसे अब ये मैंने जो इक्वेशन थी इसको मैंने इंटीग्रेट किया dx से, तो हमारे पास ये आंसर आया और इसमें प्लस हमने किया c। तो ये c जो है ऐड करना आपने भूलना नहीं है। अब ये ऑब्वियसली वर्ड प्रॉब्लम में कोई कंडीशंस गिवन होंगी हम जिससे ये c फाइंड कर सकते हैं, कि वो बता दे कि हमारे पास जो ये एरिया, ऑब्वियसली एरिया है हमारे पास इस ग्राफ का, तो इस पे हमारे पास x की वैल्यू इतने पे इतना एरिया है, उससे हम c फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको इस c से आपने पढ़ा भी होगा कि कैसे c फाइंड करना है, तो अभी इससे हमें कोई कंसर्न नहीं कि हमारा c कैसे आया। अब ये तो हमारे पास था जो पावर वाला फंक्शन था जिसको हमने इंटीग्रेट करके देखा, डिफरेंशिएट करके इस तरह था, इंटीग्रेट करके यहाँ माइनस हो रहा था यहाँ प्लस हो गया, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ ये डिवाइड हो गया। अब इसी तरह हमारे पास सारे फंक्शन हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखें तो साइन का डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास था cos x, ठीक हो गया, और cos का डेरिवेटिव क्या था हमारे पास माइनस साइन x। अब क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम इन फंक्शन को देख रहे हैं कि इनसे ये बन रहा है, तो जब हम cos को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास sin x बन रहा है पॉजिटिव, और जब हम sin को इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास माइनस cos x बन रहा है। ठीक हो गया। हमने जब इंटीग्रेशन बेसिकली उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, जो हमारे पास अब साइन को हमने डेरिवेट किया cos आया, तो हम cos को इंटीग्रेट करेंगे तो दोबारा साइन आना चाहिए, तो cos को हमने इंटीग्रेट किया तो दोबारा साइन आया, और यहां से cos का माइनस साइन था तो प्लस साइन का माइनस cos हो जाएगा। तो ये हमारे पास इनके अब हमने cos सीकेंट को सीकेंट इनके भी सारे देखे थे। तो अब क्योंकि हमारे पास हमने देखा था कि सीकेंट x जो था उसका हमारे पास डेरिवेटिव था सीकेंट x tan x, तो अब जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट सीकेंट को इंटीग्रेट करके, हमारे पास कोई हमें पता नहीं कि सीकेंट को इंटीग्रेट करके हमारे पास क्या आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि जब हम सीकेंट x और tan x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सीकेंट x, क्योंकि जब ये सीकेंट का डेरिवेटिव ये था तो इस पूरी चीज को इंटीग्रेट करके हमारे पास सीकेंट आना चाहिए। इसी तरह हमारे पास कोसीकेंट, कॉट, टैन, इन सब के हमारे पास इसी तरह सॉल्व होंगे। उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा था। अब जो हमारे पास e पावर x था वो हमारे पास डायरेक्ट e पावर x रह रहा था, लेकिन हमने देखा था कि e पावर 2x हमारे पास 2e की पावर 2x था, मतलब कि हम इस चीज का डेरिवेटिव लेके उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। अभी क्योंकि ये 1 है तो इसका इंटेग्रेंड भी हमारे पास e की पावर x ही बचा, लेकिन अगर हम e की पावर 2x देखें तो ये हमारे पास 2e की पावर 2x आ गया था, और यहां पे अब हमने क्या करना है ऑपोजिट, हमने क्योंकि इंटीग्रेशन में भी सेम e की पावर 2x वैसे का वैसे ही है,
फिर हमने क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है जो है 2 और 2 से डिवाइड, पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हमने इसको डिवाइड कर देना है इसके डेरिवेटिव। अब इसमें कोई भी फंक्शन हो सकता है, हमारे पास एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, e की पावर एक्स स्क्वायर अगर हम देख लें तो ये हमारे पास 2x e की पावर एक्स स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास e की पावर एक्स स्क्वायर ओवर 2x, तो ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा। तो ये तरीका बेसिकली सेम है, बस इसमें हम जो मल्टीप्लाई डेरिवेटिव करते थे अब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हमने log का फंक्शन देखा था, उसको हमने सिंपल 1/x की फॉर्म में ही देखा था कि ln x इज इक्वल टू 1/x। अब हम ln x को इंटीग्रेट नहीं कर सकते कि इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, हम इस चीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम 1/x को इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ln x। डायरेक्ट ln x को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको हम, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये था तो इसका इंटेग्रल ये होना चाहिए, तो 1/x का इंटेग्रल ln x है। अब ये भी डायरेक्ट नहीं है, अब हम इसमें हमारे पास क्या है कि ये जो 1/x है, तो हमारे पास जो नीचे वाला फंक्शन है, इस x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 है, तो वो 1 हमारे पास ऊपर आना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है फिर ही हम इसको ln x लिख सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल देख लें, हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास नीचे वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जब हमारे पास ऊपर मौजूद होगा तब हम उसको ln में चेंज कर सकते हैं, वरना नहीं, वरना हमें बनाना पड़ेगा उसको, डेरिवेटिव इसका ऊपर लाना पड़ेगा। अगर हम देखें कि हमारे पास 1/2x है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो इसको डायरेक्ट ln x नहीं लिख सकते हम। अब नीचे हमारे पास 2x है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या है 2, तो ऊपर भी 2 होना चाहिए, तो ऊपर 2 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर हम 1/2 कर दें। अब क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर मौजूद है तो हम 1/2 ln ये फंक्शन 2x, इस का हमारे पास मतलब के 1/2x का इंटेग्रल हमारे पास क्या आया है 1/2 ln 2x, हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। अगर हम देखें 1/x + 3, इसको हमने इंटीग्रेट करना है, इस पूरे का डिफरेंशियल क्या है हमारे पास 1 ऊपर है, तो ये डायरेक्ट ln x + 3, साथ कांस्टेंट हर बार आएगा, हर एक फंक्शन के साथ उसका कांस्टेंट जरूर आएगा। अभी हम देख रहे हैं सिंपल के 1 नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो हमारे पास वो ln की फॉर्म में आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। अब अगर हम देखें tan है, हमने tan का कोई डेरिवेटिव नहीं पढ़ा, हमने tan का डेरिवेटिव पढ़ा था सीकेंट स्क्वायर होता है, यहाँ पर tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, मतलब सीकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल हमारे पास tan होता है। लेकिन अगर हमने डायरेक्ट tan का इंटेग्रल निकालना है, इसको हम इस तरह कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको अगर पता है तो tan हमारे पास क्या होता है sin x ओवर cos x, ये हमारे पास साइन होता है। अब आप अगर देखें कि cos का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, cos का डेरिवेटिव हमारे पास साइन है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ln cos x। ये हमने कैसे किया, हमने tan को पहले sin ओवर cos की फॉर्म में लिख दिया। अब cos का डेरिवेटिव हमारे पास, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ऊपर माइनस साइन चाहिए, तो ये -7 आएगा, ये अंदर माइनस और ये बाहर माइनस, तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन ऊपर था, तो ये हम इसको ln cos x लिख दें और साथ इसके नेगेटिव साइन आ गए, तो हम tan का डेरिवेटिव इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप cot का डेरिवेटिव लिखना चाहें तो cot हमारे पास क्या होता है 1/tan, 1/tan को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर cos आ जाएगा, cos ओवर sin। अब sin का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है cos, वो ऊपर है, तो ये हमारे पास ln sin x आ जाएगा।
ये हमारे पास कॉट का डेरिवेटिव आ गया। तो इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके डेरिवेटिव हमारे पास इस तरह आएंगे। इनवर्स नहीं, मतलब इनके जो हमारे पास टेंजेंट और सीकेंट और वो हैं। अब हमने कल भी देखे थे, हमने इनवर्स फंक्शन के भी डेरिवेटिव देखे थे कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, टेन इनवर्स का, कॉज इनवर्स का। हमने सिर्फ दो देखे थे, वो फॉर्मूला शीट में लिखे हुए हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। तो अगर हम देखें तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव था। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटेग्रल हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बनना चाहिए। अब हम डायरेक्ट नहीं कह रहे कि इसका हमारे पास ये है तो हमारे पास इसका इंटेग्रल अब ये होना चाहिए। तो हमारे पास जब इस तरह का कोई फंक्शन होगा तो उसको हम डायरेक्ट साइन इनवर्स लिख सकते हैं। ये यूज बहुत कम होते हैं इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन है तो हमारे पास साइन इनवर्स है। कॉज इनवर्स का हमारे पास क्या था, यहाँ पर अगर हम कॉज कर दें तो यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन आ जाता है, तो मतलब -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटेग्रल हमारे पास कॉज इनवर्स एक्स आ गया। तो हमारे पास जो एक स्पेसिफिक फंक्शन का डेरिवेटिव है, अगर हम उस डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास दोबारा वही फंक्शन आना चाहिए। तो ये बात जो है इंटीग्रेशन में, और साथ हमारे पास एक कांस्टेंट भी आना चाहिए। तो अगर आपको हर फंक्शन का डेरिवेटिव आता है तो उसको इंटीग्रेट करना इतना मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा इंटीग्रेशन में इतनी की चीजें नहीं है हमारे पास। जो हम कल देख रहे थे कि इस तरह की इक्वेशन थी हमारे पास, dy/dx इज इक्वल टू 3x/2y²। हमारे पास इस तरह की इक्वेशन थी जो हमारे पास सेपरेबल नहीं थी। उसको अब हम किस तरह सॉल्व करते हैं, हम पहले y वाली सारी वेरिएबल्स एक साइड पे कर लेते हैं और x वाले एक साइड पे। तो 2y² dy इज इक्वल टू 3x dx। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा, 2y³/3 प्लस c। अब क्योंकि अब हम दोनों फंक्शन को डेरिवेट कर रहे हैं तो कांस्टेंट तो इस साइड पे भी होगा, इस साइड पे होगा, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास एक ही कांस्टेंट बच जाएगा। तो हम इसको एक ही कांस्टेंट यूज करेंगे, हमारे पास 3x² और साथ हम एक ही कांस्टेंट यूज, आना दोनों के साथ चाहिए, लेकिन दोनों कांस्टेंट को हम ऐड करेंगे तो वो भी एक कांस्टेंट नंबर ही बन जाएगा, तो हम उसको एक दफा ही लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है एक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें आप y को सब्जेक्ट बना सकते हैं तो हमारे पास वो फंक्शन आ जाएगा। मतलब हमें डेरिवेटिव की टर्म में अगर फंक्शन गिवन है तो हम उसका ओरिजिनल फंक्शन इस तरह निकाल सकते हैं। अगर इसको हम सेपरेट कर लें तो ये हमारे पास 3 दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई होकर 2 से डिवाइड, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 9x² / 4 प्लस 3c/2 और इस पूरे का क्यूब रूट। तो ये हमारे पास y का फंक्शन आ गया। हमने इसमें y को सब्जेक्ट बना लिया तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया। मतलब कि ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन था। अब इसमें आप c की वैल्यू, अगर कोई डाटा गिवन होगा तो उससे हम c की डायरेक्ट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उससे हमने ओरिजिनल इक्वेशन फाइंड करनी है, जैसे हमारे पास कोई भी ग्राफ है और उसके हमें ये इंटीग्रेट डेरिवेटिव गिवन है, मतलब उसकी पॉइंट पे स्लोप गिवन है फंक्शन की टर्म्स में, तो हम इससे पूरा फंक्शन कि हमारे पास ये फंक्शन क्या है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम पहले इसको सेपरेट, मतलब y वाली सारी टर्म्स एक साइड पे कर लेनी है और x वाली सारी टर्म्स एक साइड पे कर लेनी है। फिर क्या करना है, उनको इंटीग्रेट करना है
और बेसिकली हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि y हमारा f ऑफ x जो है वो y ही होता है। तो हमने f ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट, इसको अगर हम थोड़ा सही करके लिख दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 9x स्क्वायर, इसको आप हमारे पास ब्रैकेट में क्यूब रूट आ गया। तो ये हमारे पास जो है फंक्शन जो है हमने डेरिवेटिव से दोबारा फंक्शन निकाला है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन की एक एप्लीकेशन है कि हमारे पास अगर किसी पॉइंट पे या हमारे पास जनरल इस ग्राफ की स्लोप गिवन है तो हम उससे ओरिजिनल फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं। अगर डेरिवेटिव आपको सही आता है ना, मतलब डिफरेंशिएशन अगर आती है, तो इंटीग्रेशन को इतनी मुश्किल चीज नहीं है। बस आपने ये कांस्टेंट जो है, ये एक चीज है जो आपने भूलनी नहीं है कि कांस्टेंट हमारे पास हमेशा, हर फंक्शन को जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट हमेशा रहना चाहिए। अब इसमें तो इतना सही है, मतलब कि हमारे पास इंटीग्रेशन आप ज्यादा डिटेल में ए लेवल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मतलब कि आपने सिंपल फंक्शंस के इंटीग्रेट कैसे करते हैं हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस को, वो आना चाहिए। तो अगर हम कोई क्वेश्चन देख लेंगे, हमारे पास एक सेपरेबल इक्वेशन है, हमारे पास है dy बाय dx इज इक्वल टू xy ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको हमने सॉल्यूशन बताना है और हमारे पास ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। y इज इक्वल टू c e की पावर x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर, x स्क्वायर ओवर 2y स्क्वायर c e की पावर तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है, हमारे पास ये इक्वेशन है। तो अब इसको आप सेपरेट कैसे कर सकते हैं? अब इसको अगर आप सेपरेट करें तो हमारे पास, क्योंकि ये एक्स वाई आ रहा है, तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है सेपरेट नहीं हो सकती। तो इसमें आप बगैर सेपरेशन के हम अब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। हमने क्या करना है, y वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाएं, x वाली टर्म्स एक साइड पे अगर हम ले जाएं तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स आ गया। इसको हम अगर सेपरेट कर सकते हैं, हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये भी हमारे पास dy के साथ है, तो इसको अगर हम इधर ले जाएं, चलें हम अगर इधर से ही अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू y और ये विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास x स्क्वायर। अब किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करें तो क्या आता है, ये हमने नहीं था देखा, तो देख लें कि अगर हमारे पास c का डेरिवेटिव था 0, लेकिन जब हम c को इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारे पास c x आ रहा है। क्यों? हम क्या कर रहे थे, इसके साथ x की पावर 0 थी पहले, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें 1 ऐड कर रहे हैं और 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास cx, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास c। अब क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट है, इसको हमने ये कर लिया प्लस इसका किया, तो ये 2y इज इक्वल टू, अब इसमें विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अब इसमें जो y है वो हमारे लिए कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास अगर, तो ये हमारे पास हो जाएगा y x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन बन गई। अब इसमें हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, तो वो हमारे पास सब्जेक्ट कैसे आएगा। अब अगर आप देखें तो असल में आंसर हमें e की टर्म्स में गिवन है, तो e लाने के लिए हमें इनको ln का फंक्शन बनाना पड़ेगा, इसको ln का फंक्शन बनाना चाहिए था हमें। तो इस अप्रोच को भी छोड़ें, अगर हम उसको ln का फंक्शन बनाएं, ln का फंक्शन हमारे पास कैसे आता है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर होना चाहिए। तो नीचे हमारे पास क्या है, अब हम विद रिस्पेक्ट टू x ही देख रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का
डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारे पास क्या है 2x, क्योंकि ये कांस्टेंट है y, तो ये 0 और इसका हमारे पास 2x। अब ऊपर हमारे पास 2x होना चाहिए, तो ऊपर हमारे पास सिंपल x है, तो हम क्या करेंगे 2y को हम बाहर ले जाएं, y को हम बाहर ले जाएं, ये 2x आ जाएगा और बाहर भी 2 आ जाना चाहिए ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में बन गया। ये हमने इसको इसका डेरिवेटिव ले लिया, इस पूरे को हमने बेसिकली इंटीग्रेट कर दिया, तो वो हमारे पास ये बन गया। अब इसको जब हम सेपरेट करें तो हमारे पास y को हमने सब्जेक्ट बनाना है, इसका भी डेरिवेटिव इंटीग्रेट किया नहीं है हमने, तो ये हमारे पास y ओवर 2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है आंसर। अब हमारे पास यहाँ पर जो है ये हमारे पास वाई स्क्वायर वाई बाय 2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ऑप्शन हमारे पास क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस 2y। तो अब इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है y बाय 2। अब ये ऐड हो रहा है तो मेरे ख्याल से इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें ln एक्स स्क्वायर और ln वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास सेम ही चीज बनती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, अब इसमें हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, इस साइड पे हमारे पास कांस्टेंट ले लें हम, तो हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, तो वो अब हमारे पास कैसे होगा, हमने, आप इसको रहने दें, आप सिंपल हमारे पास दोनों साइडों पे e हम कर लें, तो हमारे पास c एक्सपोनेंशियल हम ले लें, तो यहां से भी हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल उठ जाएगा और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा। तो इधर से अगर हम y को सब्जेक्ट बनाएं तो ये हमारे पास बाय 2 है, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू सी ई की पावर होगी हमारे पास, यहां से हम ln हटा रहे हैं तो ये उधर जाके डिवाइड होना चाहिए। ये थोड़ा समझने वाला है, अब आगे क्या होगा, एक सेकेंड हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया है, इसमें बेसिकली उसने तो सब्स्टिट्यूशन से किया है इसको सॉल्व, उसने सब्स्टिट्यूट किया है। हमारे पास असल में ये इनसेपरेबल इक्वेशन थी, तो ये हमारे पास सेपरेट नहीं हो सकती, तो इसके लिए अब हमें एक नया वेरिएबल लाना पड़ना था। ने क्या किया है हमारे पास, अब हमें एक नया वेरिएबल लाना था, तो उसने हमने लेट किया कि y इज इक्वल टू वी एक्स। अब वो क्या कर रहा है, वो इस पूरी इक्वेशन को x की टर्म्स में बना रहा है। ये हमारे पास जो x y था उस वो y को भी हमने सपोज किया कि वो vx है, तो अब अगर हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास, पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये असल में ये भी एक मेथड है हमारे पास, जो इनसेपरेबल इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इनसेपरेबल, पहले जो हमने देखी थी उसमें x और y हमारे पास सेपरेट हो रहे थे, इसमें सेपरेट नहीं हो रहे, तो ये अब हम इनको सेपरेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू x, ताकि यहाँ पे हमारे पास सिंपल, अब हम इसका डेरिवेटिव लें, dy बाय dv आ जाएगा, तो हम x से हम अब इस चीज का डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये जो हमने सब फंक्शन खुद सपोज किया, ये हमने लेट किया, ये है, इसका जब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, v प्लस x आ गया, ये x dv बाय dx, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब इसको हम इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू ये सारे, लेकिन अब इसमें हमने y की जगह vx पुट करना है, तो y की जगह हम vx, y ये हमारे पास वो पहले x ही था और ये हमारे पास vx आ गया, ओवर
एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही प्लस वी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है ये। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करके देख लें तो हमारे सर पास जो इक्वेशन आ रही है वो हमारे पास है उस साइड पे। हम सर पहले हाली इसको देख लें तो ये हमारे पास v अस्सलाम वालेकुम। जी सर ये आपने जो dv बाई dx है ये क्यों किया, आप समझा सकते हैं? आई मीन vx के डेरिवेटिव v नहीं होना चाहिए? ये वाला हाँ, vx का डेरिवेटिव v हाली v नहीं हो, आई मीन हाली x नहीं होना चाहिए, सॉरी हाली v नहीं होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव ना, जी हाँ इसका डेरिवेटिव हमने ये कैसे लिया, आप ये पूछ रहे हैं कि जी जी ये स्टेप v कैसे आया। प्लस जी जी बिल्कुल। रुक जाए, अब हमने इसको y इज इक्वल टू वी एक्स लिया था, तो जब हम इसको दोनों साइडों पे डेरिवेटिव ले रहे हैं हम इसका, तो अब यहां पर हमने dy बाई डी ये विद रिस्पेक्ट टू x किया, और ये v और dv ओवर dx है, ये हमारे पास कैसे आया, इज होमोजेनियस v ओवर, ये मैं आपको साइड पे करके दिखाता। असल में अब हम v हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, v भी हमारे पास एक फंक्शन है, इसको हमने दो अलग अलग फंक्शन से सॉल्व किया है। आप v x है, ये बेसिकली ये f ऑफ तो v x है, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दूसरा फंक्शन है, इसको हम g ऑफ x है। अब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने कल प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, ठीक हो गया, उससे हाँ, हम जिस सॉल्व तरह कर से रहे हमने हैं। पढ़ा था कि वो ये तो आपको समझ आ गया ना, विद दूसरे रिस्पेक्ट टू फंक्शन हो का गया हमने, जी। हाँ ठीक है, अब वो अगर दूसरे हम फंक्शन देखें, का वो हम पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही, इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या है 1 प्लस ये फंक्शन वैसे का वैसे ही, इसका डेरिवेटिव, अब ये इसमें भी x नहीं है तो ये dv बाय dx आ, ठीक हो गया। ठीक है, यानी कि जिस तरह हम नॉर्मल फंक्शन में एएस में हम जैसे लेते थे कि नॉर्मल फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेते थे फिर उसको मल्टीप्लाई करते थे, तो अब आपने वो किया हुआ है। जी, इसमें असल में हमने ये y हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक नया फंक्शन ला रहे हैं जो x y को हम x की टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। यानी कि v इज इक्वल टू अनदर फंक्शन, v v इज एक और इक्वल टू फंक्शन को अनदर रिप्रेजेंट कर फंक्शन, रहा है। तो इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास ये आ गया। अब dy बाई डी एक्स की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब देखें इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो v ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, तो इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हमारे पास कैंसिल, ये हमारे पास कैंसिल, और पीछे हमारे पास v ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर बच गया, ठीक हो गया। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके v ओवर वी स्क्वायर आ गया। अब हम इसको तो उस साइड पे लिख लेते हैं। हमने अब क्या किया, हमने डी एक्स बाय डी वी, साथ इसके x था, इज इक्वल टू, हम ये भी उस साइड पे लेके जा रहे हैं, इसके साथ इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया v ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v। यहां तक समझ आ गई। अब इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया माइनस वी क्यूब ओवर 1 प्लस वी, मतलब इनका हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया है, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें आप देखें, अब हमारे पास इधर x है और इधर v है, अब हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। आप देखें हम इनको सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, हमारे पास हमने v वाली सारे फंक्शंस को अलहदा लिख लिया और x वाले सारे फंक्शंस को अलहदा लिख लिया, तो ये हमारे पास 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर वी क्यूब के साथ dv आ गया, और x के साथ हमारा माइनस 1 ओवर x डी एक्स आ गया। अब हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर दें तो ये हमने बेसिकली हमने x वाली टर्म सारी अलहदा की हैं और v वाली टर्म सारी अलहदा की हैं। अब इसका डेरिवेटिव हमने ln से अगर देखें तो v क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास क्या था 2v स्क्वायर, तो
v स्क्वायर तो हमारे पास ऊपर है, तो हमने उससे आसान तरीका हमने इसको 1/v³, इसको 1/v³ का इंटेग्रल प्लस 1/v का इंटेग्रल, हमने क्या किया, v को एक दफा इसके नीचे, v को इसके नीचे, इज इक्वल टू हमारे पास ln, अब इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 आता है, तो ये हमारे पास माइनस ln x आ गया था। अब हम इस साइड पे भी दोनों का डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव अब हमने 1/v³ का मैंने कल इंटेग्रल भी बताया था, हमारे पास 1/v³ को हम v की पावर -3 लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरह इसका इंटेग्रल ले रहे हैं, फिर उसमें पावर ऐड होगी और डिवाइड होगी, तो ये हमारे पास बन गया -1/2v²। अब ये हमारा ln बन गया प्लस ln v इज इक्वल टू, ये हमारा यहां पर जो है log बन गया ln x और प्लस हमारे पास एक कांस्टेंट भी आ गया। अब सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि यहाँ 2 ln है, हम इसको भी ln c ले लें, क्योंकि ये कांस्टेंट है, उससे इसमें फर्क नहीं पड़ना। अब इसको जब हमने सॉल्व कर दिया, अब हमने पता है कि जो y है वो vx है, तो v हमारे पास क्या है, v हमारे पास y/x है। तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, इसमें हर जगह आप v को चेंज करके उसकी जगह y/x सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये जब हमारे पास सारा सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, तो हमारे पास ln y/c इज इक्वल टू x²/2y²। इसको सिंप्लीफाई करके, मतलब v को ये सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास ये आ गया। अब इसमें जब आप y को सब्सट्रैक्ट बनाएंगे, तो ये हमारा इधर मल्टीप्लाई और ln उधर जाके e, तो हमारा y इज इक्वल टू ce की पावर x²/2y²। तो ये हमारे पास ये वाला आंसर है, बी ऑप्शन है हमारे पास इसका आंसर। ये वैसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल और इतने लंबे आते नहीं है। ये ए लेवल में आप ये सारा तरीका पढ़ेंगे भी कि हम कैसे, हमें क्या सब्स्टिट्यूशन लेनी चाहिए, हम असल में u और v दो फंक्शन होते हैं, उनको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो ए लेवल में आप ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि जब हम हम अपने फंक्शन को सेपरेट नहीं कर सकते, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन भी बस इतनी सी है, अब ये ए लेवल में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी इसमें कोई क्वेश्चन है तो फिर हम कर लेंगे।